नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे प्रदेश में तबादलों पर रोक हटाई गई और अब फिर से रोक लगा दी गई है। कई बार सरकारें तबादलों को लेकर घिरती हुई नजर आई है, कई बार तबादला उद्योग सरकार का दर्जा दिया जाता है, इस प्रकार की चर्चाएं सुनने को मिलती है। भजनलाल सरकार इस चर्चा से बचने के प्रयास में बचती हुई नजर आई। तबादलों पर कुछ समय के लिए बैन हटाया गया, फिर से बैन लगा दिया गया, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार अपनों को रेवड़ियां बांटने का आरोप लगा रहा है, खुद के लोगों को सेट कर और फिर से बैन लगाने का आरोप लगा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मीणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, जिस प्रकार से लंबे इंतजार के बाद ट्रांसफर्स पर बैन हटाया गया, हालांकि शिक्षा विभाग को इससे दूर रखा गया। शिक्षा विभाग में लार्ज स्केल पर ट्रांसफर्स होते हैं, लेकिन वहां बैन को बरकरार रखा गया। जितने अन्य विभाग थे उनमें ट्रांसफर्स किए गए। लगभग 16,000 कर्मचारियों को इधर उधर कर दिया गया है, फिर से बैन लगा दिया गया है। क्या कहेंगे आशीष जी? बीजेपी के संकल्प पत्र में था कि हम 100 दिन में पारदर्शी तबादला नीति लाएंगे। सरकार को बने 100 दिन क्या 365 से भी ज्यादा दिन हो गए। अब आप देखिए खुद कहां पारदर्शी तबादला नीति है। तबादला के नाम पे गवर्नमेंट ने हाहाकार मचा रखा है। कर्मचारी इतने परेशान हैं कि तबादला नाम से उद्योग बन रहा है, कोई पारदर्शिता नहीं है तबादलों में। एक एक कर्मचारी की 3-3 जगह पर्ची कट चुकी और वो बेचारा दर दर भटक रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा तबादला सूची में। बीजेपी ने अपने चेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ये तबादला प्रतिबंध हटाया था और इससे आम कर्मचारी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। वीरेंद्र जी, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, 3-3 जगह पर्चियां कट गई। विपक्ष अभी भी हमलावर है और लगातार आरोप पे आरोप सत्ता पक्ष पर। वीरेंद्र जी, एक सोशल मीडिया पे बड़ा मेम चलता है, कहना क्या चाह रहे हैं, तो मेरे कांग्रेसी मित्र स्पष्ट कर दें, पहला यही स्पष्ट कर दी कहना क्या चाह रहे हैं। ये खुद ही कह रहे हैं कि कर्मचारी भटक रहे हैं, ये कह रहे हैं 3-3 जगह के आवेदन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पर्ची चल रही है, ये चल रही है। अरे भाई, आप कहना क्या चाह रहे हो ये तो बताइए, समझ में नहीं आ रहा। अब आपकी सरकार नहीं है जिसमें तबादला उद्योग के रूप में पनप चुका था। आपके ही एमएलए थे धीरज गुर्जर, जानते हैं आप उनका नाम? धीरज गुर्जर ने क्या कहा था कि मैंने इतनी डिजायरें क्यों करूं कि मेरे डिजायर से काम होता ही नहीं, वहां सिर्फ भ्रष्टाचार से काम होता है, जो पैसे देता है उसके काम होते हैं। ये कांग्रेस के विधायक के आरोप थे। और दूसरा, इनके मुख्यमंत्री के सामने, माननीय अशोक गहलोत जी के सामने बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षकों ने स्वीकार किया था कि स्थानांतरण के नाम पर हमारे से पैसे लिए गए हैं। अब ऐसी व्यवस्था जब इनकी सरकार में थी तो इनको वही सपने आ रहे हैं कि जो कार्य हमारी सरकार में थे वैसे होते थे, वैसे बीजेपी में हो रहे होंगे, जबकि इसका उलट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्ण पारदर्शी रूप से स्थानांतरण हुए हैं और इसके सबूत हैं। कहीं भी कोई भी आपको ऐसा मिला जिसने ये कहा हो कि मैंने पैसे दिए हैं? किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने के ऊपर, किसी और अधिकारी के ऊपर किसी ने आरोप प्रत्यारोप किए कि भाई ये हमारा तबादला नहीं हुआ, ये होना था, हमने यहां से वो किया, हमने यहां से वो किया? जबकि इनकी सरकार में इनके वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने तबादलों में भ्रष्टाचार किया था। और इनके एमएलए, इनके विधायक थे सांचौर से सुखराम बिश्नोई, करौली से दर्शन सिंह, वैर से भजनलाल और टोडा भीम से घनश्याम और जाडौल से हीरालाल जी। इतने विधायकों के नाम मैंने इनको गिना दिए हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाए थे। हमारी सरकार में एक ही विधायक के नाम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि पूर्ण पारदर्शी रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में सरकार ने जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसी अनुरूप कार्य किया है। कोई भी गलत आरोप किसी ने नहीं लगा सकते क्योंकि पारदर्शी सरकार है जिसने सिर्फ और सिर्फ सुशासन स्थापित करने का कार्य किया, राजस्थान को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और भविष्य में भी वही करेंगे। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम किया जा रहा है, लेकिन बैकडेट में तो ट्रांसफर की लिस्ट अभी भी जारी है। संशोधन, ट्रांसफर लिस्ट नहीं है, वो संशोधित है। आशीष जी, संशोधित लिस्ट नहीं है। ऊर्जा विभाग में फ्राइडे तक लिस्ट आई है और लिस्ट में डिस्पैच जो नंबर होता है आखिरी सूची में वो अंकों में होता है और उस फर्जीवाड़े का क्लियर पता ये लगता है कि डिस्पैच नंबर A1 ऐसे लिखा हुआ है, जबकि लास्ट का नंबर अंकों में होता है। और सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि दर्शन गुर्जर पिछली बार विधायक करौली से थे ही नहीं, लाखन सिंह मीणा विधायक थे करौली से।
दर्शन गुजर तो उससे पिछली बार विधायक थे दर्शन कांग्रेस सिंह। से। हाँ, दर्शन सिंह इस बार बीजेपी से विधायक हैं, वो करौली से। पिछली बार लाखन सिंह मीणा विधायक थे, बसपा से जीत के आए थे करौली से। और लाखन सिंह जी ने ऐसा कभी कोई धीरज मुद्दा गुजर आपके नहीं उठाया। विधायक नहीं थे? धीरज गुजर विधायक नहीं थे, पिछली बार भी वो चुनाव हार गए थे जाजपुर से। गोपीचंद मीणा जी विधायक बने थे और अब की बार भी गोपीचंद मीणा जी विधायक आपके हैं नेता जाजपुर नहीं से। धीरज गुजर? नहीं, नेता हैं हमारे। और उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए क्या कहा था? पूरा डेट सहित दूंगा अभी, नहीं, या तो आप माफी मांगेंगे इस धीरज चैनल गुजर पर, जी बीज पूरे निगम के डेट चेयरमैन हैं सहित हमारे, दूं, नहीं और विधायक- डेट सहित सबूत दूंगा, आप माफी मांग नहीं, लेंगे आप क्या चैनल पर? विधायक बता रहे हो ना, नहीं, विधायक नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, जो उन्होंने लगाया उसके भ्रष्टाचार लिए आप तो- माफी मांग लेंगे अब क्या चैनल पर? आप पर भ्रष्टाचार तो कर्मचारी संगठन लगा रहे हैं अरे कि धीरज तबादलों में गुजर ने आपने आपके मुख्यमंत्री नहीं, पर, आपकी धीरज गुजर सरकार जी के हमारे पार्टी आपके के नेता है या नहीं राष्ट्रीय है? महासचिव हैं, उन्होंने आपके राष्ट्रीय ऊपर सचिव आरोप हैं। लगाए, मैं डेट सहित आपको सबूत नहीं, दूं, नहीं, आप कभी माफी नहीं दे मांगेंगे क्या सकते। जनता से? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं, धीरज नहीं, गुजर झूठ बोल रहे धीरज हैं? गुजर जी हमारे माननीय नेता हैं, पर ऐसा कभी नहीं कहा धीरज गुजर तो जी मैं ने आपको कि सबूत दे दूं, भ्रष्टाचार माफी के नाम मांग पे। लेंगे क्या? आप, मैं ये नहीं, पूछ रहा कुछ हूं। ऐसा है ही नहीं। आप नहीं, आप माफी, नहीं, अगर मैं सबूत देता हूं आप माफी गलत। मांग लेंगे क्या? और आपकी सूची में क्लियर है, ऊर्जा विभाग की सूची में फ्राइडे तक लास्ट सूची आई है, उसमें इतना फर्जीवाड़ा है। और देखो आशीष जी, बीजेपी की महिला विरोधी बात इस बात से पता लगती है, सूची है तबादला सूची, इंद्रवती एएनएम है झुंझुनू में, उसके तबादला सूची के आगे नाम लिख रखा है ट्रांसफर में कि इसको झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेजना है। और एक ऋचा शर्मा जी हैं जो पेंशन विभाग में कार्यरत हैं, उनके लिए क्लियर है कि हटाना है। मतलब बीजेपी की महिला विरोधी नीति देखो आप, महिलाओं के प्रति कैसा द्वेष भाव है। तो किसी को हटाना है, किसी को जिले से ही बाहर निकालना है, तो वो महिलाएं आखिर जाएंगी कहां बेचारी? आप बताइए। सूची है हमारे पास में, माननीय क्लियर प्रकाश सूची जी, है मोबाइल पे। माननीय प्रकाश जी, अगर आपको पता हो तो आपके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो अभी हैं वो उस समय शिक्षा मंत्री भी थे। उन्होंने क्या कहा था कि जिस स्कूल में महिला शिक्षक अधिक होंगी वहां झगड़े लड़ाई ज्यादा होंगे। इस प्रकार के शब्द वाली पार्टी अगर आज महिला सम्मान की या दूसरी बातें कर रहे हैं तो तौहीन लगती है कि आप, जब आपकी सरकार नहीं, होती है आप तब महिला सम्मान की आप तब सूची आपके देखो बोल ना, अलग आपकी होते हैं, तबादला सूची तब देखो ना आपके आपकी, बोल अलग होते जो हैं। तबादला प्रकाश जी, सूची एक बार जारी सुनिए। हुई और जब है। आप एक-एक विपक्ष करके में अपनी बात कंप्लीट नहीं, करिए। जब आप आप विपक्ष में तबादला होते हैं तब सूची आपके देखिए, अलग आपकी होते हैं। मोबाइल पे तबादला सूची महिलाओं के ठीक है, प्रति एक क्या एक है? करके अपनी बात क्या को कंप्लीट बताइए, करिए। आप बताइए वीरेंद्र ना जी, क्या है उसमें, क्या है? देखो आप सूची आप कि झुंझुनू बताइए, जिले से आप बता फिर दीजिए। मैं वही कह रहा हूं, आप बता कहना दीजिए। क्या चाह रहे हैं वो इंद्रावती बताइए देवी ना। एएनएम है उदयपुर वाटी सर, महिला है, उसकी तबादला सूची में क्लियर है कि इनको झुंझुनू जिले से बाहर भेजना है। महिला विरोधी नीति एक ऋचा शर्मा जी है, पेंशन विभाग में कार्यरत हैं, उनके लिए क्लियर लिस्ट में आया है कि इनको हटाना है। मतलब बीजेपी की महिला विरोधी नीति देखो आप, महिलाओं के प्रति कैसे कैसे कि झुंझुनू से बाहर निकालना है, जिले से बाहर निकालना है, और ये महिला हितैषी बनते हैं। तबादले के नाम पे पूरी तरह से भाजपा सरकार ने फर्जीवाड़ा किया और अभी तक तबादला डेट निकलने के बाद भी लिस्ट जारी है और कंटिन्यू लिस्ट बैक डेट में जारी है। तबादला सूची में और क्या ये इस मैसेज सूची के लिखा गया प्रति है? कर्मचारी प्रकाश संगठनों जी, में तबादला बहुत ज्यादा- सूची में विवरण में ये लिखा गया है कि इनको झुंझुनू जिले से बाहर यस यस भेजना है। यस तबादला सूची में तो तबादला किया जाता है। नहीं, तबादला रीजन कारण में सर सूची है मेरे पास में, आप देखिए क्लियर लिख रखा है। तो कारण में और ऋचा शर्मा जी का भी लिख रखा है, पत्रिका ने वो न्यूज दी है। ठीक है वीरेंद्र जी, देखिए, जब भी तबादले होते हैं एक तो कर्मचारी उसके लिए मांग रखते हैं और निश्चित रूप से आप किसी भी तबादले के ऊपर, अब मैं तो ये कहता हूं इस चैनल के ऊपर बहस होनी चाहिए। उन कर्मचारियों को बुलाया जाना चाहिए कि भाई आपका तबादला किस आधार पर हुआ है। उन कर्मचारियों को बुलाइए, उनसे पूछिए आपने एप्लीकेशन दी थी। आप देखेंगे जितने भी ट्रांसफर हुए उन्होंने स्वयं ने एप्लीकेशन दी थी कि हमारा इस स्थान पे किया जाए और वो उसी अनुरूप हुए हैं। पहले विषय। दूसरा विषय इन्होंने कहा जो कि उसका ऐसे ऐसे लिखा हुआ था, मेरे मित्र को यह पता होना चाहिए जब भी सरकार होती है तो आम जनता की कुछ तकलीफें होती है, स्थानीय कर्मचारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, या उनकी कुछ शिकायतें होती है, उस आधार पर होता है। तो निश्चित रूप से वैसा हुआ है। और अगर कोई भी गलती करता है, मैं समझता हूं कोई भी गलती करता है, गलती किस आधार पर होती है आशीष जी? आप देखिए, बांदीकुई एक छोटा सा शहर है जहां पे फायर ब्रिगेड के नाम पे एक छोटा सा ऑफिस है नगर पालिका में, वहां की में, और उसमें एक नियम जो हमारे यहाँ कानून बने हुए उस अनुरूप 2 फायरमैन हो सकते हैं, 2 उनके ड्राइवर हो सकते हैं, एक अन्य स्टाफ हो सकता है। लेकिन आप देखिए वहां जातिगत आधार पर किस प्रकार कार्य गया। 8 तो वहां पे फायरमैन थे, 8 ही ड्राइवर थे और वो सभी गुजर थे। कांग्रेस शासन की बता रहा हूं स्थिति। और उसके पड़ोस में जो नगर पालिकाएं थी, 3-4 नगर पालिकाएं, वहां एक भी फायरमैन नहीं था, एक भी ड्राइवर नहीं था, वो गाड़ियां सिर्फ रखी हुई थी, उनको चलाने वाले भी लोग नहीं थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था इनके शासन में थी। अब ये चाह रहे हैं कि उसी प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में हो।
ये चाह रहे हैं कि बांदीकुई में जिन लोगों को ये अपने चहेते लोगों को लेके आए थे हम उनके ट्रांसफर करके उन खाली स्थानों पर नहीं भेजे क्योंकि ये उनके चहेते लोग थे। ऐसा नहीं होगा भैया, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की जनता हित वाली सरकार है जो कठोर निर्णय भी लेगी और जनता के पक्ष में लेगी। हमने कहा स्थानांतरण तभी करेंगे जब किसी के खिलाफ कोई परेशानी हो जनता को, या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत हो, या फिर किसी की कोई समस्या हो। समस्या कैसे होती है आप देखिए, शिक्षा में अभी ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आम जन की तकलीफ देखी। आप देखिए 5 साल में ऐसे शिक्षक थे जो किसी को आंखों से नहीं दिखता था, उसका ट्रांसफर कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया। वो किस प्रकार से परेशान हो रहे थे। उन करीबन 5 ऐसे शिक्षकों को उनके घर के आसपास स्कूलों में हमने लगाया। क्या यह हमने गलती की है? ऐसे अपाही जिनके पैरों में प्रॉब्लम है, जो दिव्यांग है, जिनके किसी अन्य अंग में समस्या है, उन दिव्यांगों को अगर उनके स्थान पर लाया जाता है तो क्या यह समस्या है? कांग्रेस को तकलीफ सिर्फ यही है कि भारतीय जनता पार्टी जनहित में स्थानांतरण क्यों कर रही है, हमारी तरह तबादला उद्योग क्यों नहीं लगा रही, हमारी तरह इनके मंत्रियों के ऊपर आरोप क्यों नहीं लग रहे, हमारी तरह इनके मुख्यमंत्री अपने मंत्री को क्यों नहीं डांट रहे, हमारी तरह इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप इनके एमएलए क्यों नहीं लगा रहे। कांग्रेस की समस्या यही है। इसलिए मैं फिर यही कहना चाहूंगा कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता मित्र से कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं वो तो स्पष्ट कीजिए। प्रकाश जी, हम कहना ये चाह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो आपकी है कि शिक्षा विभाग में अभी ट्रांसफर बैन है। आप जो कह रहे हो कि हम टीचर, अरे भाई हम उनकी भलाई के लिए लेके आए, मैंने कहा बैन है फिर भी हम ले आए। शिक्षा विभाग में किसी भी शिक्षक का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। शिक्षा संगठन में बहुत त्राई मची हुई है, आपके प्रति बहुत नाराजगी है क्योंकि आपने कहा था पारदर्शी, आपने कहा था आपने कहा था पारदर्शी ट्रांसफर नीति लाएंगे 100 दिन में। आपकी सरकार को कितने दिन हो गए? आज आपकी सरकार को 365 से ज्यादा दिन हो गए। कहां है पारदर्शी ट्रांसफर नीति? कहां है? बताइए। ठीक है, हमने कहा हमारे घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में था। जवाब ले लीजिए प्रकाश जी। अब सुनना सीखिए। मैंने कहा हमारे घोषणा पत्र में हमने जनता से वादा किया था कि हम शिक्षा विभाग में, आप पूरा उस घोषणा पत्र को पढ़ेंगे तो आपको बिंदु समझ आ जाएगा कि हम शिक्षा विभाग के तबादले पूर्ण पारदर्शी नीति से ही करेंगे। अभी तक तो शिक्षा विभाग में हमने तबादले नहीं किए, सिर्फ मैंने कहा उन्हीं व्यक्तियों के शिक्षा विभाग में हुए जिनको जरूरत थी, वास्तविकता से वो दिव्यांग थे, वो आपकी सरकार में 5 साल तक परेशान हो रहे थे, इसलिए उनके किए गए। स्थानांतरण नहीं है, उनके किए गए क्योंकि उनकी जरूरत थी। और दूसरा विषय जो आपने कहा मेरे मित्र, हमने हमारे घोषणा पत्र में शिक्षा विभाग के लिए तबादला नीति के लिए कहा था। और पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाऊंगा आशीष जी, शिक्षा विभाग में तबादले नीति अनुसार होंगे, नीति का निर्माण किया जा रहा है। और ये जो एग्जाम है, अभी एग्जाम है, उसके बाद में जब तबादले होंगे उससे पहले वो नीति आम जनता के समक्ष आ जाएगी और उसी अनुरूप आने वाले शिक्षा शैक्षणिक सत्र से पहले वो ट्रांसफर होंगे। ठीक है, चलिए आज का एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदेश में तबादलों पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि बैकडेट में कई सारी सूचियां आ रही हैं जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। इसी पर चर्चा लगातार जारी है और मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मीणा जी। वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से 18 विभागों में तबादले किए गए, 16,000 से ज्यादा कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया, शिक्षा विभाग में क्या तैयारियां पूरी नहीं हैं? किस वजह से शिक्षा विभाग के तबादलों को होल्ड किया गया है? क्या शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने का डर है या फिर एक साथ ट्रांसफर अधिक मात्रा में शिक्षा विभाग में करने पड़े जिससे कि विरोध झेलना पड़े सरकार को? देखिए आशीष जी, पहली बात तो हमने हमारे घोषणा पत्र में वादा किया था कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर, शिक्षा एक अच्छी नीति बनाकर ही किए जाएंगे। दूसरा विषय कि अभी शैक्षणिक सत्र चल रहा है तो शैक्षणिक सत्र के मध्य में ट्रांसफर करना उचित नहीं है। तीसरा विषय कि रीट की एग्जाम है फरवरी में, तो उससे पहले तबादले संभव है नहीं। तो इन सभी विषयों को देखकर हमने निर्णय किया हमारी सरकार ने कि एक अच्छी तबादला नीति बनाने के बाद ही शैक्षणिक सत्र जब समाप्त होगा उसके बाद ही ट्रांसफर शिक्षा विभाग में होंगे और उसी अनुरूप कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर के माना जा सकता है कि शिक्षा विभाग में अभी भी इंतजार करना होगा, निश्चित रूप से शैक्षणिक सत्र का इंतजार करना होगा। नया शैक्षणिक सत्र जब प्रारंभ होगा उससे पूर्व ट्रांसफर होंगे और पूर्ण पारदर्शिता से और नीति अनुसार होंगे। बिल्कुल प्रकाश जी, शिक्षा विभाग के लिए जैसा कि आप कह रहे थे, शिक्षक संगठन लगातार नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई है कि शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र के दौरान ट्रांसफर करके उस सत्र को प्रभावित नहीं किया जाएगा। प्रकाश जी,
आशीष जी, गवर्नमेंट का टाइम कब तक का है कि कब तक पारदर्शी शिक्षा नीति ट्रांसफर नीति आएगी, इस पर क्लियरिटी कुछ नहीं है कि कब तक आएगी। एग्जाम तो हो जाएंगे, ठीक है, मई मार्च में फ्री हो जाएंगे, उसके बाद अभी तक तो कोई पॉलिसी पे काम जारी है नहीं। पारदर्शी नीति, जनरल नीतियां तो अब भी चल रही है, तबादले तो अब भी हुए, पर उसमें कहीं पारदर्शिता नहीं दिखी। उसमें क्लियरिटी था कि कर्मचारी संगठन इस तबादला नीति के बहुत विरोध में है, क्लियर विरोध कर रहे हैं कि इसमें कहीं अपने चैते को लेके आए और आम जन को, आम कर्मचारी को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। विधायक मंत्री अपने चैते को लगा रहे हैं, बाकी आम कर्मचारी को इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ इस तबादला से। तो शिक्षा विभाग में अभी सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं है कि कब तक पारदर्शी तबादला नीति आएगी। ठीक है वीरेंद्र जी, पारदर्शी नीति अभी तक नहीं आई है। ये कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वही नाथी के बाड़े के व्यक्ति हैं जिन लोगों के यहाँ पे ट्रांसफर एक उद्योग बन चुका था। बिरला ऑडिटोरियम की घटना जिसके आधार पर इनके शिक्षा मंत्री को हटाया गया था, भ्रष्टाचार में लिप्त शिक्षा मंत्री को हटाया गया था, और इसके साथ इनके शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिक्षक संघ ने कितनी बार निंदा प्रस्ताव पारित किए थे। और इन्होंने क्या कहा था इनके शिक्षा मंत्री ने कि हम शिक्षक संघों की गिरदावरी कराएंगे, शिक्षक संघों की गिरदावरी कराएंगे। भाई इनके शब्द तो जब वो मंत्री थे तब भी वैसे ही थे, बिगड़े बोल। आज वो जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये क्यों नहीं बताते कि जिस भ्रष्टाचारी व्यक्ति को उनके शिक्षा मंत्री से हटा दिया गया उसे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कैसे स्वीकार कर रहे हैं, क्यों 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 स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की एक ही नीति है, जब डिमोशन होता है, कांग्रेस की एक ही नीति है कि जो जितना भ्रष्टाचार करेगा वह उतना ऊपर जाएगा। कांग्रेस आजादी के बाद से उसी अनुरूप कार्य कर रही है कि जो जितना भ्रष्टाचार करेगा वह उतना ही ऊपर जाएगा, चाहे वह मुख्यमंत्री हो। आप देखिए, तो क्या ये अवार्ड दिया गया है? जो ये कह रहे प्रमोशन हुआ है, तो क्या आपकी बातों के अनुसार ये प्रमोशन किया गया? हाँ बिल्कुल, भ्रष्टाचार के रूप में प्रमोशन किया गया। मंत्री से हटाया गया, हटाया नहीं गया था उस टाइम, हमने प्रदेश अध्यक्ष पे प्रमोशन किया था, हटाया नहीं गया था। तो मैं यही तो कह रहा हूं, अरे मैं भी तो यही कह रहा हूं, फिर आप समझ नहीं पा रहे, फिर नहीं समझ पा रहे कि भाई आपके यहाँ पे प्रमोशन भ्रष्टाचार आधार पर होता है। आप देखिए कर्नाटक में क्या हो रहा है, बहुत अच्छे काम हुए। आप आशीष जी देखिए कर्नाटक में क्या हो रहा है, राजस्थान में पहली बार भ्रष्टाचारी सरकार के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि हमारी जमीन वापस ले लीजिए। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के कांग्रेस के बोल रहे हैं कि हमारी जमीन वापस ले लीजिए क्योंकि हमने इसमें भ्रष्टाचार किया है, और फिर भी कांग्रेस उन्हें हटा नहीं पा रही। साल में बीजेपी सरकार ने गरीब क्षेत्रों में 450 स्कूलें बंद की है, 450 स्कूलें बंद की है। और हमने राजस्थान में पहली बार गरीब लोगों के लिए, आम जन के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, जिन पे बीजेपी कह रही है कि हम इन स्कूलों पे एक बार वापस जांच बैठाएंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। बीजेपी, प्रकाश जी, आपने कहा कि स्कूलों को बंद कर दिया गया, तो क्या जिन स्कूलों में 0 नामांकन था वहां पर शिक्षकों को बैठाकर सैलरी दी जाए, राजस्व को लुटाया जाए? नहीं आशीष जी, 0 नहीं था, हमारी गवर्नमेंट ने उनको संचालित किया, उनमें स्टूडेंट भी थे, पर बीजेपी ने 1 साल के अंदर, बालिका विद्यालय हमने एक भी बंद नहीं किया, और बीजेपी ने आते आते 1 साल के अंदर 450 स्कूल बंद कर दिए। और अभी महात्मा गांधी स्कूलों पे कह रहे हैं कि इनकी हम जांच करेंगे पहले और सारी समीक्षा करके और आगे की रणनीति बताएंगे। ठीक है, लेकिन 170 स्कूलों की रिपोर्ट आई थी जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा तैयार की गई थी। उन 170 स्कूलों में 0 नामांकन था, एक भी स्टूडेंट उस स्कूल में नहीं था। क्या उस स्कूल को कंटिन्यू रखना चाहिए था? क्या आपकी सरकार होती तो क्या 0 नामांकन पर भी उस स्कूल को कंटिन्यू किया जाता? नहीं आशीष जी, हमारी सरकार ने तो कंटिन्यू रखा, 0 नहीं था, बच्चे थे और हमारी सरकार ने बंद नहीं किया। चलिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे, 4 बढ़ावा देने के लिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 4 शिक्षक है, क्या उस स्कूल को कंटिन्यू करना चाहिए? 10 बच्चों के लिए 4 शिक्षक कभी नहीं होते, ना थे। 10 बच्चों के लिए 1 या 2 शिक्षक होते हैं, परंतु बंद करने की नीति नहीं होती, हमारी बढ़ाने की नीति होती है। अब आप खुद बताइए, बीजेपी सरकार ने अभी महात्मा गांधी स्कूल के बारे में क्या कहा था? गवर्नमेंट जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है महात्मा गांधी, अभी क्या था, कहा था हम इन स्कूलों की समीक्षा करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। अरे भाई, क्या समीक्षा करोगे? उनमें कितने लाख बालक पढ़ रहे हैं, गरीब लोगों को मीडियम का इंग्लिश का फायदा मिल रहा है और आप उस शिक्षा को बंद करना जा रहे हो। क्या समीक्षा करोगे आप उसमें? वीरेंद्र जी, समीक्षा के नाम पर कैंची चलाई जा रही है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, समीक्षा कर करके जिले खत्म कर दिया और स्कूलों को खत्म किया जा रहा है, गरीब का शिक्षा का अधिकार छीन रही है बीजेपी, ये आरोप है। रूप से आशीष जी, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा, वापस कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान हित में जितने भी कठोर से कठोर निर्णय हो, कांग्रेस कुछ भी करती रहे या कहेगी, इनका कहने का अधिकार है, कहते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के भविष्य के हित में जो भी कठोर निर्णय लेना होगा वो लेगी, और वही निर्णय हमने लिए। हमने कहा जिले इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं बनाए, हमने उन्हें हटा दिया।
इन्होंने कहा स्कूलों के बारे में, जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, जहां शिक्षार्थी नहीं आ रहे थे, उन्हें बंद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कांग्रेस की तरह केवल कागजों में स्कूल नहीं चला सकते हम भैया, क्योंकि हमें तो सुशासन स्थापित करके दिखाना है। लेकिन वीरेंद्र जी, जनता जिन ने स्कूलों हमारे को में बंद किया गया, विश्वास व्यक्त किया, जनता के विश्वास पे हमें खरे उतरना है। ठीक है वीरेंद्र जी, जिन स्कूलों को बंद किया गया, नामांकन 0 था या कम था मान लेते हैं, क्या उन स्कूलों में कैंपेनिंग करके, अभियान चला के, शिक्षकों को जिस प्रकार से निजी स्कूल वाले कन्वेंसिंग करते हैं, घर घर जाकर बच्चे लेकर के आते हैं, क्या प्रवेशोत्सव मना करके वहां बच्चों का एडमिशन नहीं कराया जा सकता था? बंदी करना एकमात्र विकल्प था? निश्चित रूप से आशीष जी, देखिए आप कांग्रेस सरकार में जो स्कूलें खुली उनका एक अगर एनालिसिस करेंगे तो करीबन 50 स्कूलें तो ऐसी थी जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे 0 था, जहां पे एक रूम भी नहीं था। अब आप क्या चाहते हैं कि कागजी कार्रवाई में वो स्कूलें चलने दें? जहां पे एक भी रूम नहीं है वहां पे शिक्षकों को लगा दें कि आप तो जाइए बाजार में और घर घर जाइए और वहां से शिक्षार्थियों को लेके आइए शिक्षा के लिए। वहां बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है और वहां नामांकन के लिए हम लोग कोशिश करें तो वो संभव नहीं है। देखिए हमने पहले भी कहा, पुनः कह रहे हैं, कागजों में स्कूलें नहीं चलाएंगे और जहां भी स्कूल होंगे वहां एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करके देंगे और उसी अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं और वो करके दिखाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तो डिमांड थी, उनपे कैंची क्यों चलाई? इंग्लिश कहां कैंची चलाई है? एक भी स्कूल का नाम बताइए जिसपे कैंची चलाई गई? आया है सर, आप कहा आशीष जी, है? आप खुद देखो, नहीं, समीक्षा आप करेंगे आया अंग्रेजी है, माध्यमों अरे की, आया क्या है, समीक्षा आप करोगे बताइए आप? ना किसी उनमें स्कूल को कितने हटाया बच्चे गया? पढ़ रहे हैं, कितने आप गरीब नाम परिवार को बताइए, फायदा हो रहा है? आप तो नाम बताइए एक भी स्कूल को कि इसके यहाँ पे अंग्रेजी आपकी माध्यम हमने गवर्नमेंट हटा ने दिया। 1.5 महीने पहले बयान नहीं नहीं, दिया था आपकी क्या? सरकार शिक्षा के मंत्री मंत्री ने का बयान, शिक्षा नाम मंत्री जी ने बयान बताइए, दिया आप था स्कूल का कि हम नाम अंग्रेजी बताइए। माध्यम स्कूलों की समीक्षा करेंगे और ठीक रिजल्ट है आपके वीरेंद्र जी, सामने। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का बयान था कि कांग्रेस के नेता झूठ बोल रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले ही नहीं गए, सिर्फ बोर्ड टांके गए। तो हाँ। क्या वो बोर्ड ही थे या फिर आप मान रहे हैं कि नहीं, अंग्रेजी माध्यम मैंने स्कूल आपसे हमने बंद नहीं कहा, किया है? आशीष जी, अंग्रेजी आप माध्यम स्कूलें चला रहे हो? कागजी आप कार्रवाई। अंग्रेजी माध्यम स्कूलें चला रहे हो क्या वीरेंद्र जी? जी, अंग्रेजी माध्यम स्कूलें हैं क्या? महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलें आप चला रहे हैं क्या? निश्चित रूप से चलेंगी जहां भी व्यवस्था। दूसरी बात यही नहीं, हम कहीं नहीं रहे, हमने ये भी कहा कि जहां भी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें वहां में अच्छे अध्यापक भी लगा के दिखाएंगे। और यही नहीं, हमने ये भी कहा वहां स्मार्ट क्लासें भी चलाएंगे। अभी देखिए ये तो सिर्फ इसी में उलझे हुए हैं कि स्कूलें बंद कर दी, स्कूलें बंद की। भैया स्कूलें बंद वहीं हुई है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर जहां पे नामांकन नहीं है। लेकिन इसके विपरीत दूसरा विषय इन्होंने कभी नहीं बोला कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करे। हमने क्या कहा, हम वहां पे जो भी अंग्रेजी स्कूलें हों चाहे दूसरी स्कूलें जहां अच्छे नामांकन है, जहां पूर्ण रूप से टीचर भी भेजेंगे और वहां पे स्मार्ट क्लासें भी चलाएंगे। चलिए, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर के शिक्षा मंत्री का बयान था कि वहां पर बिना सोचे समझे स्कूलें खोल दी गई, वहां स्टाफ नहीं था। तो क्या आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, स्कूल बंद नहीं करिए तो वहां कम से कम स्टाफ तो तैनात किया जाए? निश्चित रूप से करेंगे। और जो नई भर्तियां हम लेके आ रहे हैं, अभी आप देखिए एक कैलेंडर यथावत एक कैलेंडर हमने जारी कर दिया जिसमें नई भर्तियां आ रही है। फरवरी में रीट के एग्जाम है, वो पारदर्शी रूप से करेंगे, इनकी तरह नहीं पेपर लीक करवा के। हर इन्होंने क्या कहा, अभी कल के अखबार में आया, केवल और केवल 1.5 लाख नौकरियां लगाई थी, उन नौकरियां निकाली थी, उसमें भी सब परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, एक भी नौकरी नहीं दे पाए। जबकि हमने आते ही नौकरियां देना प्रारंभ कर दिया, पारदर्शी कैलेंडर जनता के सामने रख दिया है। ये युवा मित्रों के लिए हमने कह दिया आपका कैलेंडर जारी कर दिया गया है, उसी अनुरूप आपकी परीक्षाएं होगी और आपकी नियुक्ति भी हम ही करके दिखाएंगे, इनकी तरह नहीं कागजी कार्रवाई नहीं करेंगे। भर्ती सही नहीं है, एसआई भर्ती परीक्षा में इनकी पारदर्शिता सामने आ गई, जिसमें हाई कोर्ट तक का यह बयान था कि यह भर्ती पूरी प्रक्रिया शुरू से गलत थी। ठीक है, आप मान रहे हैं ये बात? आप मान रहे हैं प्रकाश जी, आप मान रहे हैं ये बात? आप मान रहे हैं क्या वो गलती थी और उसको रद्द किया जाना चाहिए? रद्द करने के पक्ष में है को अब रद्द करना चाहिए भर्ती परीक्षा। आप ये मानते हैं आपकी सरकार में जो परीक्षा करवाई गई थी एसआई भर्ती परीक्षा, वो बिल्कुल गलत थी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसमें गफलत हुई और उसे रद्द किया जाना चाहिए? क्या इस बात के फेवर में है? भर्ती सारी जो परीक्षा थी वो बीजेपी के कार्यकाल में अब जो चल रहा है 2022 में हुई थी मेरे मित्र, बीजेपी का कार्यकाल 2022 में वैकेंसी आई थी। कैसे बताएं आशीष जी इनका? चलिए, समय की सीमा है, नहीं समझ पा रहा ये कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए, समय की सीमा है, अंत में चलते चलते मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा कि एक एक मिनट में अपनी अपनी बात रखें। तबादला नीति को लेकर के किस प्रकार की तबादला नीति बीजेपी सरकार को लेकर आनी चाहिए? प्रकाश जी, क्या जिस प्रकार से तबादले किए गए वो तबादले करने का जो तरीका है वो ठीक है? प्रकाश जी, 1 मिनट में।
आशीष जी, हम तो बीजेपी की पारदर्शिता तबादला नीति है जो इनके संकल्प पत्र में थी, उसकी इंतजार कर रहे हैं कि वो कब तक पारदर्शिता तबादला नीति आएगी। और कर्मचारी संगठन भी उसी की मांग कर रहे हैं कंटिन्यू कि कब तक भी भाजपा सरकार की पारदर्शिता तबादला नीति आए, जिससे आम कर्मचारी को फायदा हो और आम कर्मचारी का रोष दूर हो। ठीक है वीरेंद्र जी, पारदर्शी तबादला नीति का काफी समय से इंतजार है। जिस प्रकार से प्रकाश जी कह रहे हैं कि उस नीति का इंतजार टकटकी लगा करके विपक्ष कर रहा है। कर्मचारियों का तो पता नहीं, लेकिन जो मेरे मित्र इंतजार कर रहे हैं निश्चित रूप से उनका इंतजार इसी शैक्षणिक सत्र जब पूर्ण होगा उससे पहले पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने देश में पहली बार ऐसा राज्य राजस्थान जिसने 15 नीतियों पर कार्य करके उन्हें लागू भी कर दिया है। तो रही बात से स्थानांतरण नीति की, तो निश्चित रूप से इसी शैक्षणिक सत्र में वो नीति आ जाएगी और उसी अनुरूप शिक्षा विभाग में भी ट्रांसफर होंगे, क्योंकि 5 साल में इन्होंने तो शिक्षकों को सिर्फ लटकाया भटकाया है, क्योंकि इनकी सरकार भी होटलों में बनती तो कार्य कहां से होते। और जो तबादला उद्योग इन्होंने लगाया था, इनके मंत्रियों ने इनके विधायकों ने इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिस भ्रष्टाचार के कारण गोविंद सिंह डोटासरा को अपने मंत्री पद खोना पड़ा था और भ्रष्टाचार के कारण उनका प्रमोशन होकर वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, क्योंकि कांग्रेस में भ्रष्टाचारियों का प्रमोशन ही होता है। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मीणा जी और बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की, प्रदेश में स्थानांतरण किए गए, हालांकि 15 दिन के लिए बैन खोला गया लेकिन फिर से बैन लगा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बैकडेट में कई तबादला सूचियां भी आ रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हालांकि ट्रांसपेरेंसी की बातें की जा रही है, पारदर्शिता के साथ ट्रांसफर करने की बातें सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आखिर कब तक शिक्षा विभाग के तबादलों पर बैन हटता है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।